ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है हम ऑक्टाव कैलकुलेशन का पार्ट 7 को सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जानते हैं आप लोग ये किसके लिए है? आईटीआई फर्स्ट ईयर के लिए वो ऑक्टाव कैलकुलेशन साइंस ऑल ट्रेड, मतलब जो भी इंजीनियरिंग के अंतर्गत जो भी ट्रेडें आती हैं उनमें या जो फर्स्ट ईयर में वर्कशॉप कैलकुलेटर होता है सबके लिए कॉमन होता है। जैसे इलेक्ट्रिशियन हो गया, फिटर हो गया, आपका एमएमबी है जो मोटर व्हीकल वगैरह होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स है, इस टाइप की जो भी ट्रेडें इंजीनियरिंग के अंतर्गत आती है फर्स्ट ईयर में सभी के लिए ये चीज़ कॉमन है। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं इसका पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगा? तो पीडीएफ के लिए वेबसाइट दी गई है आपको www.globalit.org। इस वेबसाइट को आप अपने फ़ोन में बिल्कुल ऐसे एग्जैक्ट टाइप कीजिएगा तो आपके फ़ोन में वेबसाइट ओपन होगी और राइट साइड कॉर्नर में 3 लाइनें बनी होंगी। इन लाइनों पे आपको क्लिक करना है। लाइन पे क्लिक करते ही आपके सामने हिंदी में कोर्स लिखा हुआ ऑप्शन दिखाई देगा। 2-3 ऑप्शन होंगे, एक ऑप्शन हिंदी में कोर्स का होगा। कोर्स पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने 2-3 ऑप्शन दिखाई देंगे, जैसे कि फिटर थ्योरी, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, इंजीनियरिंग ड्राइंग, उसी में लिखा होगा वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, हिंदी में लिखा होगा। ठीक है, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस लिखा होगा। तो वर्कशॉप कैलकुलेशन वाले पे आप क्लिक कर लेना। फिर अंदर आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, फिटर सेकंड ईयर, इलेक्ट्रिशियन सेकंड ईयर और एक लिखा होगा आईटीआई फर्स्ट ईयर वर्कशॉप कैलकुलेशन। आप फर्स्ट ईयर वाले पे क्लिक कर लेना, फर्स्ट ईयर वर्कशॉप कैलकुलेशन पे। फिर नीचे को स्लाइड करके जाइएगा, आपको आज का जो पीडीएफ है प्लस इसके पहले के जो भी पीडीएफ है वहाँ पे बिल्कुल आसानी से मिल जाएंगे, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी जो आपको ये पार्ट चल रहे हैं, अगर आप इनकी वीडियोस देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपने यूट्यूब में जाना पड़ेगा। यूट्यूब में आप सर्च करेंगे ग्लोबल आईटीआई और वहाँ पे आप जब ग्लोबल आईटीआई ओपन करेंगे तो ऊपर 3 ऑप्शन होते हैं, होम, वीडियोज और उसके बगल में होती है प्लेलिस्ट। क्या होता है? प्लेलिस्ट। आपको प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है। प्लेलिस्ट पे क्लिक कर लीजिएगा, फिर उसमें आपको ढूंढना पड़ेगा, उसमें लिखा होगा नीचे के साइड में, आप सर्च करते हुए जाएंगे तो आईटीआई फर्स्ट ईयर वर्कशॉप कैलकुलेशन उस नाम से आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है। उस पर क्लिक करके आप आज की वीडियो प्लस इसके पहले की वीडियो इकट्ठे एक ही जगह देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। प्रतिरोधक का वह गुण क्या है जो उच्च वोल्टेज के आने पर टूट जाना चाहिए या पंचर हो जाना चाहिए? ठीक है, कि प्रतिरोधक रेजिस्टेंस की बात कर रहा है। ठीक है, कि वह गुण क्या है जो उच्च वोल्टेज मतलब हाई वोल्टेज आने पर टूट जाना चाहिए या पंचर होना चाहिए। तो उसको क्या बोलते हैं? मतलब अगर हाई वोल्टेज आया और वह टूट जाए तो उसको बोलते क्या है? इसमें जो पहला ऑप्शन दे रखा परावैद्युत सामर्थ्य, मतलब डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इसको क्या बोलते हैं? डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है? दरअसल जो हमारे इंसुलेटर पदार्थ होते हैं, ठीक है, लकड़ी, माइका वगैरह जो भी चीजें हैं, तो अगर कोई इंसुलेटिंग मटेरियल है उस पर क्या किया जाए? उस पर हम वोल्टेज जो है विद्युत क्षेत्र प्रभाव उसका उत्पन्न करें तो जो अगर मान लीजिए 1 mm, क्योंकि जो हमारा डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है, स्ट्रेंथ मतलब सामर्थ्य, ताकत से मतलब है, तो जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है या किलो वोल्ट प्रति mm में मापा जाता है। तो यदि कोई मान लीजिए कोई हमारा इंसुलेटर पदार्थ 1 mm मोटा है और हम उस पर जो है वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो वह जितने वोल्टेज को सहन कर सके, हम वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे तो एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि जब वो पदार्थ क्या होगा, जो हमारा इंसुलेटिंग मटेरियल वो फट जाएगा या वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, कह लीजिए वो टूट जाएगा। तो वह जिस प्रभाव पे वो टूटेगा, जितना वो मैक्सिमम उसने किलो वोल्ट को सहा, वही उसका क्या होता है? उसका डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है कि उसने कितने इस इलेक्ट्रिक को सहन कर लिया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा कि वह गुण क्या है जो उच्च वोल्टेज के आने पर टूट जाए या पंचर हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है उसका, तो वो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला है, किस मिश्र इस्पात का उपयोग कीमती उपकरण बनाने के लिए किया जाता है? कि इसमें से कौन सा वह आपका मिश्र इस्पात मतलब एलॉय स्टील है जिसका यूज हम करते हैं कीमती उपकरण बनाने के लिए? तो जो कीमती उपकरण बनाने के लिए यूज किया जाता है वह होता है आपका इनवार स्टील। क्या बोलते हैं? इनवार स्टील। इसका यूज कहाँ होता है? तो इसका यूज होता है आपका माइक्रोमीटर वगैरह बनाने में। माइक्रोमीटर, आप जानते हैं माइक्रोमीटर एक प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का मतलब है सूक्ष्म मापी यंत्र। क्या? सूक्ष्म मापी यंत्र है, प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है क्या? माइक्रोमीटर। वो बना होता है इनवार स्टील का। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेंगे इनवार इस्पात, ऑप्शन जो 3 है आपका, मतलब इनवार इस्पात वह मटेरियल है, वह एलॉय स्टील है जिसका यूज हम कीमती उपकरण बनाने में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।
फाइल और कोल्ड चीजल बनाने के लिए किस स्टील का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे हम जरा ध्यान देंगे कि यह क्या कह रहा है। फाइल है और कोल्ड चीजल है। देखिए फाइल का काम क्या होता है, फाइल का मतलब आप लोग जानते होंगे जिसे रेती बोलते हैं। रेती के द्वारा हम क्या करते हैं, किसी भी लोहे के मटेरियल को घिसते हैं। जब लोहे के मटेरियल को, पदार्थ को घिसा जाता है तो उसमें से बारीक चूड़ के रूप में वो मटेरियल हट जाता है या कह लीजिए कटता है। तो फाइल क्या कर रही है, मटेरियल को काट रही है, मटेरियल को काट रही है, काटने का काम कर रही है ना, लोहे को काट दे रही है। लेकिन किस रूप में काट रही है, बारीक चूड़ के रूप में, बारीक चूड़ के रूप में। वैसे ही देखते हैं कोल्ड चीजल, जो चीजल है हमारी, जो छेनी है, उसका भी काम क्या होता है, उसका भी काम होता है मेटल को काटना, मेटल को काटना। इसका मतलब हम देख रहे हैं जो फाइल है या चीजल है, दोनों का काम एक ही है, दोनों मेटल को काटने का काम कर रही है। जो चीजल होती है वो मेटल को चिप्स के रूप में काटती है, फाइल जो है बारीक चूड़ के रूप में काट रही है। मतलब ये दोनों जो है काटने वाले पदार्थ हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो भी हमारे काटने वाले पदार्थ होते हैं, हेक्सा हो गया, हेक्सा ब्लेड आप जानते होंगे, चीजल हो गया, फाइल आपको दे रखा है, मतलब जो भी हमारे काटने वाले पदार्थ होते हैं वह बने होते हैं हाई कार्बन स्टील के। किसके बने होते हैं, हाई कार्बन स्टील। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं टूल स्टील भी बोलते हैं। आज के बाद आपको ध्यान रहेगा, हाई कार्बन स्टील मतलब क्या है, नॉर्मल स्टील है, स्टील में क्या है, हाई कार्बन। स्टील में हाई कार्बन मतलब कार्बन हाई है, ज्यादा है। जब किसी स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ाते हैं तो कार्बन क्या होता है, हार्ड मटेरियल होता है। किसी भी स्टील में कार्बन की मात्रा जितनी ज्यादा होगी वो मटेरियल उतना ही ज्यादा कठोर होगा। अगर ये कठोर होगा तो दूसरे वाले को काट देगा। भाई दो चीजों को आप आपस में रगड़ोगे तो जो कठोर होगा एक सॉफ्ट होगा, तो जो कठोर होगा वो सॉफ्ट वाले को काट देगा ना। इसलिए जो काटने वाले मटेरियल होते हैं वह स्टील के तो बने होते हैं, लेकिन कौन से स्टील के, हाई कार्बन वाले के, मतलब जिसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा हो, जिससे कि वो दूसरे मटेरियल को काट सके। तो जो भी हमारे काटने वाले मटेरियल होते हैं, जो भी कटिंग टूल होते हैं, ड्रिल बिट हो गया आपका, इस टाइप की जो भी चीजें हैं तो सब हमारे किसकी, हाई कार्बन स्टील की होती है। ड्रिल बिट जो हमारे मशीन में लगे होते हैं वो स्पीड में कटाई करते हैं, इसीलिए वो हाई स्पीड स्टील के बना दिए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो स्पीड में कटाई करता है। यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, यह बनाने के लिए हम उच्च कार्बन स्टील का, हाई कार्बन स्टील का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहा जाता है। कि वस्तु जो है हमारी, कोई भी वस्तु है, कोई भी पदार्थ है हमारा, तो उसमें जो पदार्थ की मात्रा होती है उसको क्या कहा जाता है। पदार्थ की मात्रा से मतलब है कि जैसे मान लीजिए आपको यह वस्तु में है, इसमें आपके क्या है, मैं बोल दूं कि पदार्थ की जो मात्रा है इसमें 1 kg है, यह क्या है, इसका जो पदार्थ की मात्रा से मतलब होगा ना, इसका वजन कितना कितना है, हुआ मात्रा कितनी है उसकी। मैं बोला कि इस पदार्थ की मात्रा 1 kg है, तो ये क्या आपको दर्शा रहा है, द्रव्यमान को तो दर्शा रहा है। कि वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहा जाता है, कि किसी वस्तु का में जो पदार्थ की मात्रा होती है, कि 1 kg है, 2 kg है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको द्रव्यमान कहते हैं, मास बोला जाता है, मास या द्रव्यमान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यह कौन सा बल है जिसके कारण कोई भी वस्तु पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित होती है। किस बल की वजह से कोई वस्तु पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित होती है। आपने पढ़ा होगा गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। वो किस वजह से करती है, भार की वजह से। भार की वजह से क्यों, क्योंकि आप जानते हैं भार को हम दिखाते हैं W से, और W इज इक्वल टू फार्मूला याद होगा आपको, mg। m क्या होता है, m होता है द्रव्यमान, और g क्या होता है, g होता है गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, g का मान कितना रहता है, तो जो g का मान होता है वो होता है 9.81 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। एक गुरुत्वीय त्वरण है आपका। तो अगर नॉर्मल सिर्फ हम द्रव्यमान की बात करें इसके पीछे, तो जो पदार्थ की मात्रा होती है वो उसका द्रव्यमान होता है। किसी भी वस्तु में जो पदार्थ की मात्रा होती है वो उसका क्या होता है, द्रव्यमान होता है। लेकिन भार कब बोलेंगे, जब उस द्रव्यमान में g का गुणा कर दिया जाए, मतलब जो पृथ्वी के द्वारा उस वस्तु पर आकर्षण बल लग रहा है,
किसी भी वस्तु को हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो वापस क्यों आ जाती है, उसे ऊपर चला जाना चाहिए ना। अगर मान लीजिए हमने उसे ऊपर फेंका तो उसे वैसे ही आगे ऊपर बढ़ते चले जाना चाहिए, पर वस्तु एक स्थिति के बाद वापस फिर नीचे गिर जाती है। किस वजह से गिरती है? क्योंकि उसके द्रव्यमान पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण काम कर रहा होता है, वो उसे नीचे की पृथ्वी की केंद्र की ओर आकर्षित करता है। किधर आकर्षित करता है? पृथ्वी के केंद्र की ओर, इसीलिए वो उसे खींच करके फिर वापस ला देती है। तो यह जो हमारा होता है भार क्या होता है? W/mg, मतलब इसी वजह से इसमें आपका त्वरण है। इसी की वजह से कोई भी वस्तु जो होती है पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा सही होगा, भार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं? क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन, प्रति इकाई आयतन मतलब इकाई का मतलब एक होता है, ठीक है। एक आयतन है आपका तो उसका जो द्रव्यमान है वो क्या कहलाएगा? अगर आपको फार्मूला याद होगा रो इज इक्वल टू m/v, आपके हाई स्कूल लेवल की यह है, ठीक है। रो क्या होता था? आपका घनत्व होता था, घनत्व। m क्या होता था? द्रव्यमान होता था, और v क्या होता था? आयतन होता था। यहाँ पे वही चीज बोला है, किसी पदार्थ का जो द्रव्यमान है वो प्रति इकाई आयतन को क्या कहेंगे? इकाई आयतन का मतलब एक, मतलब ये कहना चाह रहा है कि रो इज इक्वल टू द्रव्यमान है आपका बटे आयतन कितना हो जाए? एक हो जाए। इकाई आयतन की बात कर रहा है, इकाई का मतलब मैंने बताया एक, तो कह रहा है कि अगर द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन, प्रति का मतलब ये बटे वाला चिन्ह हो गया, इकाई आयतन मतलब एक, हमने एक कर दिया इसको। अब बचा क्या? अब आ जाएगा आपका रो इज इक्वल टू m, मतलब ये जो द्रव्यमान है इसको क्या बोलेंगे? तो अगर आयतन एक हो जाए, आयतन को एक करने पे जो द्रव्यमान होता है वो किसके बराबर होता है? घनत्व के बराबर होता है, मतलब उसे हम घनत्व बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। एकांक आयतन में जो द्रव्यमान होता है वह क्या होता है? घनत्व कहलाता है। एकांक का मतलब एक, एकांक आयतन में जो द्रव्यमान होता है वही क्या होता है? घनत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पदार्थ के घनत्व तथा 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी के घनत्व का अनुपात क्या कहलाता है? ठीक है, यह भी आपका फार्मूला है। फार्मूला होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू होता है आपका पदार्थ का घनत्व, मतलब डेंसिटी ऑफ पदार्थ का घनत्व बटे 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व। ठीक है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी का घनत्व और पदार्थ का घनत्व, इन दोनों का जो अनुपात होता है उसी को बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, या इसी को हिंदी में विशिष्ट गुरुत्व। तो ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है एल्युमिनियम का घनत्व कितना होता है? एल्युमिनियम का घनत्व कितना होता है? तो जो ऑप्शन ए दे रखा है आपको 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, कई क्वेश्चन एक दो और है जो कि आपके एग्जाम में पूछता रहता है, जैसे कि लेड का, लेड मतलब शीशा, कि इसका घनत्व कितना होता है, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। इसका होता है 11.3। ठीक है, ऐसे ही आपका कच्चा लोहा है, लोहा बोले या कच्चा लोहा बोले, कच्चा लोहा जिसे पिग आयरन बोलते हैं, इसका जो होता है घनत्व 7.25 होता है। ठीक है, ऐसे एक और है आपका स्टील, स्टील का भी घनत्व कई बार पूछा है एग्जाम में, इसका भी याद रखिएगा 7.82 या कभी कभी 7.8 ही लिखा हुआ मिलता है। तो ये 2-3 ऐसे हैं जिनका घनत्व अक्सर एग्जाम में पूछता रहता है। और जल का, जल मतलब पानी, जो पानी का घनत्व होता है वह 1 होता है। ये तो बिल्कुल आसानी से याद रहेगा। पानी का घनत्व कितना होता है? 1 होता है। कब? जब पानी 4 डिग्री सेल्सियस पर हो। एक कब होता है घनत्व? 4 डिग्री सेल्सियस पर। 4 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी का घनत्व होता है वह 1 होता है। बाकी स्टील का है, या कभी कभी हाई स्पीड कह देता है, यस हाई स्पीड स्टील, तब भी घनत्व आप ये लिखेंगे 7.82। कच्चा लोहा है पिग आयरन के लिए 7.25, लेड या शीशा के लिए 11.3 और एल्युमिनियम का 2.7। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।
यदि किसी पिंड का घनत्व, देखिए क्वेश्चन आ गया है आपका, इसको सॉल्व करना पड़ेगा कि यदि किसी पिंड का घनत्व 7.6 ग्राम प्रति सेमी क्यूब है। क्या कह रहा है यहाँ पे, हमें दे रखा है पिंड का घनत्व, घनत्व मैंने बताया था ना रो, कितना दे रखा है 7.6 ग्राम प्रति सेमी क्यूब, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और क्या दे रखा है, इसका आयतन 25 सेंटीमीटर क्यूब है। आयतन कितना दे रखा है, आयतन का मतलब V कितना दिया है 25। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस फार्मूला याद रहेगा तो आप आसानी से कर लोगे। एक चीज तो सबसे पहले हम ध्यान देते हैं कि जो भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। जैसे देखिए घनत्व में सेंटीमीटर है, आयतन में भी सेंटीमीटर है, तो ठीक है। अगर मान लीजिए यूनिट इनकी अलग अलग होती तो सबसे पहला काम हमारा यही होता है कि दोनों को यूनिट को एक ही में लिया जाए, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते। तो दोनों में, इसमें भी सेंटीमीटर इसमें भी सेंटीमीटर है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आसानी सॉल्व होगा। पूछा क्या है, इसका द्रव्यमान कितना होगा। द्रव्यमान का मतलब क्या, m पूछ रखा है। आपको फार्मूला याद होगा, अभी मैंने बताया था ρ = m/v। m की वैल्यू कितनी दे रखी है, m की वैल्यू नहीं दी, निकालना है। ρ की वैल्यू दे रखी है, ρ का वैल्यू कितना दिया है 7.6 = m हमें निकालना है अपॉन v की वैल्यू कितनी है 25 सेंटीमीटर। इसके बटे 1 मान सकते हैं तो इसका तिर्यक गुणा हो जाएगा। m = क्या होगा, इधर गुणा करेंगे m और उधर उसका गुणा कर लेंगे, 7.6 × 25। सारे वो ग्राम में था तो वैल्यू ग्राम में ही आएगा, तो m = क्या हो जाएगा, यहाँ गुणा कर लेते हैं। 25 छक्का 150, हासिल आया 15, फिर 25 सते 175 और 15 जोड़ देंगे उसमें 5 80 10 90 190 एक अंक पे दशमलव था तो एक अंक पे दशमलव लगा लेंगे, तो क्या हो जाएगा 190 ग्राम हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए है आपका 190 ग्राम। तो इस तरह से अगर आपको फार्मूला याद रहेगा तो बस फार्मूले पे आपको वैल्यू पुट करनी है और बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि ठोस का घनत्व 19.5 ग्राम प्रति सेमी क्यूब है। क्या कह रहा है कि ठोस है, कोई वस्तु है, कोई ठोस है, उसका घनत्व कितना दे रखा है, घनत्व हमें दे रखा है, घनत्व = किसका, ठोस का घनत्व 19.5 ग्राम प्रति सेमी क्यूब, ठीक है, ये चीज हमें दे रखा है। ठोस का विशिष्ट गुरुत्व कितना होगा पूछ रहा है। अभी हमने फार्मूला बताया था विशिष्ट गुरुत्व, या इसी को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी। फार्मूला क्या था, विशिष्ट गुरुत्व या स्पेसिफिक ग्रेविटी = वस्तु का घनत्व बटे 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व या जल का घनत्व। इसी फार्मूले पे हम सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। देखिए वस्तु का घनत्व कितना दे रखा है 19.5, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 19.5 अपॉन 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व। इसके पहले मैंने अभी आपको बताया है कि जो पानी का घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे कितना होता है, 1 ग्राम प्रति सेमी क्यूब होता है। कितना होता है, 1 ग्राम प्रति सेमी क्यूब। तो यहाँ पे 1 रख लेंगे। अब 1 का भाग 19.5 में देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम वही चीज आ जाएगी 19.5। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन आपका 4 से होगा 19.5। तो इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से, बस अगर आपको फार्मूला याद हो तो जो आपके साइंस के क्वेश्चन होते हैं ना बहुत ही मजेदार और बिल्कुल आसान होते हैं। ठीक है, बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। बाकी आज के वीडियोज में इतना ही रहेगा। आगे की जो क्वेश्चन होगा हम नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। और हमेशा की तरह अगर वीडियोज अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक नहीं करेंगे तब भी चलेगा, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।